दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे 145 नॉवल बॉय चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। धन्यवाद। एपिसोड 71, प्रिया का डर। जब रुद्र रणवीर से कुछ मीटर की दूरी पर रह गया, उसने अपने सेवक को बाहर निकाला और रुद्र के ऊपर हमला कर दिया। रुद्र के चेहरे पर किसी तरह के भाव नहीं थे, बल्कि उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी, जैसे कि उसे पहले से ही इस बारे में पता हो। रुद्र ने अपना एक हाथ आगे किया, जिसके अगले ही पल उड़ते हुए फिनिक्स ने अपने मुंह से आग निकाली, जिस वजह से वह सेवर रुद्र के पास पहुंचने से पहले ही रुक गया। अपने सामने का दृश्य देखकर प्रिया और अभिराज चौंक गए। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था वे दोनों सौदा करने गए थे या फिर लड़ने। जब उन्होंने देखा रुद्र रणवीर के सेवक को पीछे नहीं धकेल पा रहा है, उन्होंने अपनी फॉर्मेशन पर नियंत्रण मजबूत किया और फिर हवा का बवंडर और बिजली रणवीर की तरफ भेज दी, जिस वजह से रणवीर को पीछे हटना पड़ा और अपने सेवक का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से रुद्र के हमले को काटना पड़ा। रणवीर का सेवक चौथे स्तर का शैतानी हथियार था, जिसे क्रूर विधि का इस्तेमाल करके शैतानी मार्शल आर्टिस्ट के लिए बनाया गया था। रणवीर ने गुस्से में रुद्र को देखा और फिर चिल्लाते हुए कहा, कमीने, तूने मेरे साथ सौदा करने के बारे में कभी नहीं सोचा, वरना तू पहले से ही मेरे ऊपर हमला करने के लिए तैयार कैसे होता। रुद्र के चेहरे पर कुटिल मुस्कुराहट आ गई और वह बोला, तू भी शैतानी मार्शल आर्टिस्ट है और तुझे पता होगा शैतानी मार्शल आर्टिस्ट कैसे सोचता है। प्रिया और अभिराज हैरान थे और वे उन दोनों को एकाएक देख रहे थे। अभिराज बोला, मैंने आज से इन दोनों जैसा नीच कपटी चालाक मार्शल आर्टिस्ट नहीं देखा। ये दोनों शुरू से ही एक दूसरे को मारना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता उन्होंने एक पल के लिए भी एक दूसरे के साथ सौदा करने के बारे में सोचा होगा। बस ये किसी तरह एक दूसरे को मारना चाहते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। उन दोनों के बारे में सोचकर उन्हें अपनी रीढ़ की हड्डी में कंपन महसूस हुई और अभिराज की नजर रुद्र पर गई, जिसे देखकर वह बोला, अच्छा हुआ हमारे साथ भी श्रेष्ठ रणवीर जैसा चालक और कपटी दानव है, वरना हम बहुत पहले ही मारे जा चुके होते। इधर रणवीर ने अपने आप को शांत किया और फिर शुरू से सब कुछ सोचने लगा। इस वक्त उसका सामना उसी के जैसे शैतानी मार्शल आर्टिस्ट से हो रहा था, जो बिल्कुल उसी की तरह सोचता था। उसने रुद्र और अभिराज को ध्यान से देखा और फिर उनकी कमजोरी के बारे में सोचने लगा, पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर उसका ध्यान प्रिया पर गया। जब उसने प्रिया का चेहरा ध्यान से देखा, उसे कुछ याद आया, जिस बारे में याद करके उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कुराहट आ गई। रणवीर बोला, तुम तोमर परिवार की मिस हो ना? मैंने तुम्हें 7 साल पहले देखा था। उस वक्त तुम बच्ची थी, पर अब तुम बड़ी हो गई। रुद्र समझ गया कि रणवीर क्या करना चाहता है। उसने रणवीर पर चिल्लाते हुए कहा, तू उसके साथ क्या बात कर रहा है? तुझे मेरे साथ बात करनी चाहिए। रुद्र रणवीर को शांत कराने की कोशिश कर रहा था, पर रणवीर की नजर एक पल के लिए भी प्रिया से नहीं हटी। मैंने तुम्हारे परिवार के साथ क्या गलत किया? तुम्हारा परिवार हमारे राजसी परिवार के अंदर आता है और हमने भी तुम्हारे परिवार की हर मुसीबत में रक्षा की, पर तुम इन लोगों के साथ मिलकर मुझे क्यों मारना चाहती हो? इससे पहले रणवीर और कुछ कह पाता, तभी रुद्र चिल्लाया, अभी इसी वक्त इसके ऊपर हमला करो। रुद्र की बात सुनकर अभिराज ने तुरंत अपना हाथ आगे किया, पर प्रिया गहरी सोच में थी और उसके हाथ कांप रहे थे। प्रिया का उसकी फॉर्मेशन पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं था। वही रुद्र और अभिराज ने बिल्कुल भी देरी नहीं की और रणवीर के ऊपर हमला कर दिया। अभिराज बहुत अच्छे से जानता था कि रणवीर प्रिया के दिमाग से खेल रहा था और उसने कुछ शब्द बोलकर प्रिया को कमजोर कर दिया, और कहीं ना कहीं ऐसा होना संभव भी था। मेहरा परिवार में श्रेष्ठ रणवीर को सबसे ज्यादा समझदार और चालाक मार्शल आर्टिस्ट माना जाता है, और उसके लिए कुछ शब्द बोलकर किसी को मानसिक रूप से कमजोर करना चुटकी बजाने के बराबर है। रणवीर ने रुद्र और अभिराज के हमले को अपनी तरफ आता हुआ देखा, पर इस बार उसके चेहरे पर किसी भी तरह का डर नहीं था, क्योंकि इस बार उनके हमले में प्रिया की ताकत नहीं थी। शू! रणवीर ने अपना सेवक घुमाया और एक ही झटके में उनके हमले को खत्म कर दिया। इस बार रुद्र के हमले से रणवीर को कुछ फर्क नहीं पड़ा, बल्कि रुद्र और अभिराज को झटका लगा और उन्होंने खून की उल्टी की। हा 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 हा! रणवीर हंसा और बोला, प्रिया, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया। मैं वादा करता हूं तुम्हारे परिवार को कुछ नहीं होगा।
रणवीर की बात सुनकर रुद्र ने अपने दांत पीसते हुए कहा, प्रिया इसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो, ये दानव हम दोनों को मारने के बाद तुम्हारे सामने पूरे तोमर परिवार को मार डालेगा। तुम्हें क्या लगता है तुमने हमारे साथ मिलकर इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और ये तुम्हें जाने देगा? रुद्र कुछ पल रुका और आगे बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो। 5वें स्तर की फॉर्मेशन किसी भी चौथ सितारे के मार्शल आर्टिस्ट को मारने में सक्षम है, पर इसे नियंत्रित करने के लिए 3 लोगों की जरूरत है। रुद्र की बात सुनकर प्रिया को अपने शरीर में ठंडक महसूस हुई। रणवीर ने प्रिया को काफी हद तक डरा दिया था, जिस वजह से प्रिया कुछ सोच समझ नहीं पा रही थी, पर अब वह काफी हद तक ठीक थी। अब आगे क्या होगा? क्या वे तीनों मिलकर रणवीर को मार डालेंगे, या फिर रणवीर उन तीनों में से किसी एक को मारकर बाकी 2 को कमजोर कर देगा? आखिरकार रणवीर की योजना क्या है? एपिसोड 72 संकट में प्रिया। प्रिया के अंदर से रणवीर का डर खत्म करने के बाद रुद्र मुस्कुराया और चिल्लाते हुए बोला, प्रिया हमें इस बुढ़े को यहीं पर खत्म करना होगा, वरना ये तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देगा। रुद्र के शब्द प्रिया के कानों में गूंजने लगे। प्रिया की आंख पूरी तरह लाल हो गई और वह पागलों की तरह एक ही बात बार बार कह रही थी, इसको यहीं पर मरना होगा, इसको यहीं पर मरना होगा। प्रिया का इरादा साफ था, वह किसी भी तरह रणवीर को मौत के घाट उतारना चाहती थी, चाहे उसके लिए प्रिया को कुछ भी करना पड़े। प्रिया ने अपना एक हाथ को आगे किया और फिर देखते ही देखते प्रिया के चारों तरफ हवा चलने लगी। फिर उस हवा के अंदर से एक तेंदुआ बाहर निकला जो पूरी तरह नीले रंग का था और वह तेंदुआ एनर्जी से बना हुआ था। रुद्र और अभिराज के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने अपनी फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए उस तेंदुए के अंदर अपनी आग और बिजली का हमला मिला दिया। बूम! तीनों का हमला मिलने की वजह से शानदार धमाका हुआ और रणवीर चाहकर भी उस धमाके से अपने आप को नहीं बचा पाया। रणवीर ने अपने सेवक को भी घुमाया, पर उस हमले के आगे सब बेकार था। वह धमाका इतना ज्यादा बड़ा था, आसपास के जितने भी आध्यात्मिक जानवर थे वे उस जगह से भाग गए। धमाका शांत होने के बाद रणवीर की हालत खराब थी, उसकी दाढ़ी पर खून लगा हुआ था और वह अपने घुटनों के बल बैठा था। रणवीर को बाहरी तौर पर ज्यादा चोट नहीं लगी थी, पर रणवीर अंदरूनी रूप से बहुत ज्यादा घायल था। अगर उन्होंने एक बार और रणवीर के ऊपर धमाका किया, रणवीर का बचना नामुमकिन था और यह बात रणवीर को भी काफी हद तक समझ में आ गई थी। जहां पहले रणवीर का चेहरा शांत और गंभीर था और उसे किसी भी बात का डर नहीं था, वहीं अब उसके चेहरे पर अपनी मौत का डर था। रणवीर समझ नहीं पा रहा था कि अचानक प्रिया इतनी ज्यादा ताकतवर कैसे हो गई। पहले प्रिया की ताकत बहुत ज्यादा कम थी, वहीं अब उसकी ताकत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। तैयार हो जाओ, ये बुढ़ा मरने वाला है, रुद्र चिल्लाया। पर जब रुद्र की नजर प्रिया पर गई वह चौंक गया, क्योंकि प्रिया अपने आपे से बाहर थी और वह पागलों की तरह दोबारा से रणवीर पर हमला करने के लिए तैयार थी। प्रिया बार बार एक ही बात कह रही थी, मैं इसे मार डालूंगी, आज इससे मरना होगा। जब रणवीर ने प्रिया को देखा उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि प्रिया रुद्र और अभिराज के साथ मिलकर बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी। अगर वे तीनों एक साथ मिलकर रणवीर पर हमला करते हैं तभी रणवीर को उनके हमले से नुकसान पहुंचेगा, वरना एक एक करके हमला करने से कोई फायदा नहीं होगा। रणवीर ने प्रिया के तेंदुए को बीच से काटा और तेजी से प्रिया की ओर बढ़ने लगा। जब रुद्र ने देखा रणवीर प्रिया की तरफ बढ़ रहा है, उसने हड़बड़ी में अभिराज से कहा, जल्दी करो, हमें इसे अभी रोकना होगा। रुद्र के इतना कहते ही अभिराज ने अपना हमला तैयार कर लिया और उन दोनों ने एक साथ रणवीर पर हमला किया, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। रणवीर ने बड़ी आसानी से उन दोनों के हमले को रोक लिया और कुछ ही चंद सेकंड के अंदर प्रिया के पास पहुंच गया। रणवीर ने प्रिया को गले से पकड़ लिया और उसे जमीन से ऊपर उठा लिया। प्रिया का शरीर ठंडा पड़ गया और उसका दम घुटने लगा। पागल बच्ची, तूने तो मुझे लगभग मार ही दिया था। मैं तुझसे वादा करता हूँ, यहाँ से जाने के बाद मैं जरूर तेरे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा, रणवीर ने पागलों की तरह हंसते हुए कहा। तभी अभिराज ने गुस्से में कहा, क्या तू अपने आप को श्रेष्ठ कहलाने के लायक भी है? मैंने आज से पहले तेरे जैसा बेशर्म श्रेष्ठ नहीं देखा जो तू अपने से कमजोर पर हमला कर रहा है। अभिराज की बात सुनकर रणवीर के चेहरे पर कुटिल मुस्कुराहट आ गई और वह बोला, क्या कहा बेशर्म? तू जानता भी है जब हम शैतानी मार्शल आर्टिस्ट बनने की राह पर निकलते हैं उस वक्त हमारे अंदर से शर्म नाम का शब्द पूरी तरह मिट जाता है, फिर हमें किसी भी काम को करने में शर्म नहीं आती है। रणवीर ने रुद्र की तरफ देखा और आगे कहा,
क्यों बच्चे मैं सही बोल रहा हूं ना। मैं जानता हूं तू भी शैतानी मार्शल आर्टिस्ट है, वो भी अव्वल दर्जे का। तूने अपने कुछ ही शब्दों से इसका दिमाग पूरी तरह बदल दिया। ऐसा कर पाना किसी आम शैतानी मार्शल आर्टिस्ट के लिए नामुमकिन है। अगर तू आज मेरा दुश्मन नहीं होता मैं जरूर तुझे अपना छात्र बनाता। रुद्र की नजर प्रिया पर गई, जिसकी आंखों में आंसू थे और वह लगातार रुद्र को देख रही थी। प्रिया ने दबी आवाज में कहा, इसे मार डालो वरना यह मेरे पूरे परिवार को खत्म कर देगा। मैंने इसको पकड़ रखा है, तुम इसे मार डालो। प्रिया की बात सुनकर रणवीर जोर जोर से हंसने लगा। रणवीर ने हंसते हुए कहा, बच्ची मैंने आज से पहले तेरे जैसा कोई नहीं देखा। तू मरते वक्त भी अपने परिवार को बचाना चाहती है। मैं तुझे नहीं छोड़ सकता, तुझे मरना होगा। रुद्र का चेहरा गंभीर था और वह लगातार प्रिया को देख रहा था। अभिराज तैयार हो जाओ। रुद्र की बात सुनकर अभिराज चौंक गया और बोला, अगर हमने हमला किया श्रेष्ठ का पता नहीं, पर प्रिया जरूर मारी जाएगी। पर जब अभिराज ने रुद्र की आंखों में देखा वह शांत हो गया। रुद्र की आंखें लाल थी और उसे देखने से लग रहा था कि उसे यह फैसला लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। फिर अभिराज की नजर प्रिया पर गई जो इस वक्त तड़प रही थी। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, इसे मरना होगा वरना ये प्रिया के पूरे परिवार को मार डालेगा और प्रिया को कभी शांति नहीं मिलेगी। अब आगे क्या होगा? क्या रुद्र और अभिराज सच में प्रिया को मार डालेंगे या फिर ये सब रुद्र की योजना है? और क्या वे दोनों मिलकर रणवीर को मार पाएंगे या फिर रणवीर हर बार की तरह रुद्र के हमले से बच जाएगा? एपिसोड 73 क्रूर और निर्दय रुद्र। प्रिया दर्द में थी और उसकी आंख से लगातार आंसू बह रहे थे। कहीं ना कहीं अभिराज भी प्रिया के मन की बात जान गया था कि वह कुछ भी करके रणवीर को मारना चाहती है। अगर ऐसा नहीं हुआ रणवीर प्रिया के पूरे वंश को खत्म कर देगा। अभिराज ने अपने दांत पीसते हुए फॉर्मेशन पर हाथ रखा और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए बिजली का ड्रैगन बनाने लगा। अभिराज इस हमले में अपनी पूरी एनर्जी लगा रहा था। अगर वह इस बार भी रणवीर को नुकसान नहीं पहुंचा पाया फिर उसके पास लड़ने के लिए जरा सी भी ताकत नहीं बचेगी। कुछ ही सेकंड के अंदर अभिराज के पीछे एक ड्रैगन दिखाई देने लगा जो पूरी तरह एनर्जी से बना हुआ था और उसकी लंबाई 20 मीटर के आसपास थी। अभिराज ने उस ड्रैगन को रणवीर पर हमला करने के लिए भेज दिया, जहां रुद्र ने भी इस बार अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए ड्रैगन के साथ फिनिक्स को भी भेज दिया। एक तरफ रुद्र का आग से बना फिनिक्स और दूसरी तरफ अभिराज का बिजली से बना हुआ ड्रैगन तेजी से रणवीर की तरफ जा रहा था, पर रणवीर के चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। वह पागलों की तरह हंसने लगा, हा 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 हा। तो इस बच्ची के बिना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब तक इस हमले के अंदर हवा का तत्व शामिल नहीं होता ये हमला मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, रणवीर ने रुद्र का मजाक बनाते हुए कहा। रणवीर की बात सुनकर अभिराज घबराने लगा, यहाँ तक कि उसे ठंडे पसीने आ रहे थे। क्या अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी हम इसे नहीं मार पाएंगे? लगता है हमारा मरना तय है। इसका मतलब प्रिया का परिवार भी नहीं बच पाएगा, अभिराज ने अपने आप में बड़बड़ाते हुए कहा। रुद्र के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई, शायद उसने अभिराज की बात सुन ली थी। रुद्र बोला, किसने कहा आज हमारा अंत है? इतना कहने के बाद रुद्र ने अपनी स्पेस रिंग के अंदर से 18 स्पिरिचुअल स्टोन बाहर निकाले और कुछ ही सेकंड के अंदर अपनी फॉर्मेशन के चारों तरफ घेर दिए। रुद्र ने अपनी फॉर्मेशन के ऊपर हाथ रखा और अगले ही पल प्रिया के शरीर से एनर्जी निकलने लगी और देखते ही देखते रणवीर के पास हवा का बवंडर बन गया। बूम! जैसे ही रुद्र का फिनिक्स अभिराज का ड्रैगन उस बवंडर के साथ मिला, उस जगह पर पहले से 3 गुना बड़ा धमाका हुआ। आसपास के जितने भी पेड़ थे सभी राख में बदल गए, यहाँ तक कि पत्थर भी धूल बनकर उड़ गए। बेशक इस बार रणवीर मर चुका होगा। अभिराज हैरान होकर यह सब देख रहा था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कैसे? उस जगह पर बवंडर कैसे आया? अभिराज की बात सुनकर रुद्र की मुस्कुराहट और भी बड़ी हो गई। वह बोला, मैंने तुमसे कहा था इस फॉर्मेशन को नियंत्रित करने के लिए हमें 3 लोगों की जरूरत है। खैर यह सब झूठ था, मैं इस फॉर्मेशन को अकेला भी नियंत्रित कर सकता हूं। इसका मतलब सब कुछ झूठ था, अभिराज हकलाते हुए बोला। रुद्र ने अभिराज की तरफ देखा और कहा, रणवीर मेहरा परिवार का श्रेष्ठ है और यह बात तुम भी जानते हो। हम कितनी भी कोशिश कर ले एक श्रेष्ठ को नहीं मार सकते, इसलिए मैंने इस फॉर्मेशन की मदद ली ताकि रणवीर अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो जाए और फिर मैं उसके ऊपर आखिरी हमला करूं।
हालांकि प्रिया के बिना हम रणवीर को कभी नहीं मार पाते। जब तुमने मुझे बताया कपटी दानव बहुत ज्यादा समझदार है, मैंने उसकी इसी समझदारी का फायदा उठाया। मैं जानता था श्रेष्ठ, सबसे पहले हम तीनों में से सबसे कमजोर कड़ी ढूंढेंगे और उन्होंने बिल्कुल वैसा किया, पर वे नहीं जानते थे वही कमजोर कड़ी उनकी मौत का कारण बनेगी। रुद्र की बात सुनकर अभिराज हाफने लगा। आखिरकार रुद्र इतनी देर से उन दोनों का इस्तेमाल कर रहा था। रुद्र ने प्रिया को चारे के तौर पर इस्तेमाल किया और फिर आखिर में उसे मौत के घाट उतार दिया। कुछ ही पल के अंदर रुद्र अभिराज के लिए अजनबी हो गया। इस वक्त अभिराज को ऐसा लग रहा था वह रुद्र के बारे में कुछ नहीं जानता। हालांकि अभिराज रुद्र के साथ 1 महीने से भी ज्यादा था, पर वह आज तक रुद्र को अच्छे से नहीं जान पाया। अभिराज को अब भी याद है कि कैसे रुद्र ने अभिराज पर गुस्सा होते हुए कहा था वह किसी को अकेला नहीं छोड़ेगा, पर उसने प्रिया का इस्तेमाल करके उसे मौत के घाट उतार दिया। अभिराज ने थोड़ा गुस्से में कहा, इसका मतलब ये सब नाटक था, तुम शुरू से ही प्रिया का इस्तेमाल कर रहे थे। क्या कहा तुमने? मैंने प्रिया का इस्तेमाल किया, पर वह कौन था जो कुछ समय पहले कह रहा था हमें प्रिया को पीछे छोड़ देना चाहिए, इससे हमें थोड़ा समय मिलेगा? क्या वह प्रिया का इस्तेमाल करना नहीं था? हाँ, मैंने श्रेष्ठ को मारने के लिए प्रिया का इस्तेमाल किया, तभी तुम जिंदा खड़े हो, रुद्र ने कहा। पर उस वादे का क्या जो तुमने प्रिया से किया था? मैं जानता हूं, तुमने प्रिया से वादा किया था कि तुम उसे मून सिटी से बाहर लेकर जाओगे, अभिराज ने धीमी आवाज में पूछा। अभिराज की बात सुनकर रुद्र के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई और वह बोला, किसने कहा? मैं उसे मून सिटी के बाहर लेकर नहीं जाऊंगा। मैं उसे मून सिटी से बाहर लेकर जरूर जाऊंगा। मैंने प्रिया से वादे किया था कि मैं उसे मून सिटी से बाहर लेकर जाऊंगा, पर यह नहीं कि मैं उसे जिंदा लेकर जाऊंगा। मैं प्रिया के मर्त शरीर को मून सिटी से बाहर लेकर जाऊंगा। रुद्र की बात सुनकर अभिराज का पूरा शरीर कांप गया। उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उसने आज से पहले रुद्र जैसा निर्दयी युवा नहीं देखा था। रुद्र ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। रुद्र 3रे सितारे पर था, पर अभिराज को आज से पहले 5वें सितारे वाले मार्शल आर्टिस्ट से भी इतना ज्यादा डर नहीं लगा था जितना इस वक्त अभिराज को रुद्र से लग रहा था। हा 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 हा, उस जगह पर किसी के हंसने की आवाज गूंज गई। बच्चे, तू बिल्कुल मेरी तरह है, क्रूर और निर्दय। तूने एक बार भी अपने लोगों के बारे में नहीं सोचा, यहाँ तक कि तूने मुझे भी डरा दिया। अपनी बात को खत्म करते हुए रणवीर जलती आग के अंदर से बाहर आया। इस वक्त उसके हाथ में एक और सेवर था जो पहले वाले सेवर की तरह हड्डी से बना हुआ था। हो ना हो रणवीर ने उसी सेवर की मदद से अपनी जान बचाई होगी, पर फिर भी उसके शरीर पर जलने के निशान थे और कहीं कहीं से खून भी निकल रहा था। रुद्र की नजर प्रिया पर गई, जिसको उसने अपने पैरों में फेंक रखा था। शायद रणवीर के सेवन ने प्रिया की भी जान बचा ली, पर इस वक्त वह बेहोश थी। ऐसा नहीं था, रुद्र को प्रिया की चिंता थी। उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता था कोई जिए या फिर मरे। रुद्र ने रणवीर के हाथ में दूसरे सेवक को ध्यान से देखा और फिर कहा, इसका मतलब तुम्हारे पास 2 चौथ स्तर के हथियार थे? ही नहीं, मेरे पास एक ही चौथ स्तर का हथियार है। यह मेरे सेवक के अलग अलग भाग है। एक की खासियत हमला करने की है और दूसरे सेवक की खासियत मुझे बचाने की है, पर मैंने आज से पहले अपने दूसरे सेवक का इस्तेमाल नहीं किया। बच्चे, तुझे अपने ऊपर गर्व महसूस होना चाहिए जो मैंने तेरे लिए इस सेवक को बाहर निकाला। रणवीर की बात सुनकर रुद्र ने अपने दांत पीस लिए और गुस्से में रणवीर को देखने लगा। अब आगे क्या होगा? क्या रुद्र पूरी तरह रणवीर को समझ नहीं पाया, या फिर रुद्र ने रणवीर को कम आंक लिया? क्या रणवीर रुद्र को मार डालेगा, या फिर रुद्र किसी तरह अपने आप को बचा लेगा? एपिसोड 74 घायल इविल सोल। जब रुद्र ने रणवीर के हाथ में 2 सेवक को देखा, वह हैरान हो गया। उसे नहीं लगा था कि रणवीर के पास एक और चौथे स्तर का हथियार होगा। मुझे नहीं लगा तेरे पास एक और हथियार होगा। वैसे तूने इस हथियार का इस्तेमाल पहले क्यों नहीं किया? कहीं ना कहीं तुझे भी डर था मेरे पास सटीक योजना होगी, रुद्र ने रणवीर से कहा। हा, बच्चे, तू समझदार है। अगर आज तेरा सामना मुझसे नहीं होता, आगे जाकर तू बहुत ज्यादा ताकतवर शैतानी मार्शल आर्टिस्ट बनता। पर अब मैं जानता हूं तू आगे जाकर बहुत ज्यादा तरक्की करेगे। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ सकता, रणवीर ने रुद्र की तरफ बढ़ते हुए कहा। रणवीर के दोनों सेवर एनर्जी से चमक रहे थे और उसकी आंखों में चमक थी, जैसे कि उसे पूरा विश्वास हो रुद्र कुछ भी कर ले, उसका जिंदा बच पाना नामुमकिन है।
रुद्र ने जितना सोचा था रणवीर उससे कई गुना ज्यादा समझदार था। अगर रणवीर कोई चौथे सितारे का आम मार्शल आर्टिस्ट होता फिर रुद्र के लिए रणवीर को मारना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था, पर रणवीर बहुत समझदार था। रुद्र रणवीर को अपनी योजना के अंदर कितना भी फंसाने की कोशिश कर ले पर वह फिर भी रणवीर को मारने में नाकाम था, और कहीं ना कहीं रुद्र को रणवीर जैसे समझदार इंसान से यही उम्मीद थी। एक समझदार इंसान लड़ाई के अंदर कभी अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाता जब तक वह मौत के कगार पर ना पहुंच जाए। रणवीर ने अपने एक सेवक से रुद्र पर और दूसरे सेवक से अभिराज पर हमला किया, फिर पागलों की तरह हंसते हुए चिल्लाया, अब मरो। वही रुद्र के चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था, वह अपनी जगह पर बिल्कुल स्थिर खड़ा था। रुद्र मुस्कुराया और बोला, बुढ़े तू यह बाजी हार चुका है। इतना कहने के बाद रुद्र ने अपनी उंगली रणवीर की तरफ की और फिर अचानक रुद्र का इविल सोल प्रिया के अंदर से निकलकर रणवीर की तरफ जाने लगा। जब रणवीर को महसूस हुआ कि उसके पीछे से कुछ आ रहा है, उसने उन दोनों के ऊपर हमला नहीं किया और तुरंत पीछे देखने लगा, जहां उसे लाल रंग का बच्चा अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया जो पूरी तरह खून से बना हुआ था। रुद्र ने पहले ही रणवीर को ध्यान से देख लिया था कि रणवीर के पास कोई रक्षा कवच तो नहीं, पर रणवीर के पास कोई रक्षा कवच नहीं था। इधर रणवीर को भी समझ में आ रहा था कि रुद्र अपने सामने मौत को देखकर भी क्यों नहीं डरा, क्योंकि उसके पास रणवीर को मारने की पहले से ही एक और योजना थी। अब रणवीर भी रुद्र की प्रशंसा करने से अपने आप को नहीं रोक पा रहा था। रुद्र की योजना बिल्कुल सटीक थी, उसे भी कहीं ना कहीं शक था कि रणवीर के पास इस मुसीबत से निकलने के लिए कुछ ना कुछ जरूर होगा, इसलिए रुद्र रणवीर को मारने के लिए पहले से ही तैयार था। रुद्र के चेहरे पर जंग जीतने की मुस्कुराहट थी। उसने थकान और खुशी के मारे आसमान की तरफ देखा, क्योंकि अब उसे पूरा यकीन था रणवीर की मौत निश्चित है। जैसे ही रुद्र का इविल सोल रणवीर के शरीर में प्रवेश करेगा, उसकी तुरंत मौत हो जाएगी। टप टप खून की कुछ बूंद जमीन पर गिरी और रुद्र को अपने सीने में दर्द महसूस हुआ। रुद्र ने धीरे धीरे अपने सीने को देखा, जिसे देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गई। रुद्र के सीने में छेद था, देखने से ऐसा लग रहा था कि किसी ने रुद्र के सीने में अपने हाथ को आर पार कर दिया हो। रुद्र ने रणवीर को देखा, जिसके चेहरे पर शैतानी हंसी थी। तभी रुद्र की नजर रणवीर के हाथ पर गई। रणवीर की कहोनी से एक कंजर बाहर निकल रहा था, जो इस वक्त इविल सोल के आर पार था। रुद्र का इविल सोल उसके साथ जुड़ा हुआ था। अगर उसे तकलीफ होगी, रुद्र को भी तकलीफ होगी। अगर रुद्र का इविल सोल मर गया, रुद्र भी मर जाएगा। इसलिए रुद्र जल्दी से अपने इविल सोल को बाहर नहीं निकालता था जब तक उसके पास कोई चारा ना हो। रुद्र ने उस खंजर की तरफ देखा और वह समझ गया कि रणवीर के पास एक और तीसरे स्तर का हथियार है। रणवीर ने उस खंजर को अपने शरीर के अंदर वापस लिया, जिस वजह से रुद्र का इविल सोल नीचे गिर गया। इस वक्त रुद्र को अपने पैरों पर खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। वह अपने घुटनों के बल बैठ गया और उसने खून की उल्टी की। रुद्र को यकीन नहीं हो रहा था कि वह हार गया। जैसे ही रुद्र को इस बारे में एहसास हुआ, उसके चेहरे पर अड़च छा गया। बम अभिराज ने अपनी पूरी ताकत लगाकर रणवीर के ऊपर हमला किया, पर रणवीर ने अभिराज के हमले को अपने सेवक से रोक लिया और अपने दूसरे सेवक से अभिराज के ऊपर हमला कर दिया। रणवीर का हमला लगते ही अभिराज उड़ता हुआ दूर जाकर गिरा और उसके पेट से लगातार खून बहने लगा। वो तो अच्छा था अभिराज के पास चौथे स्तर का रक्षा कवच था, वरना रणवीर के इस हमले से अभिराज दो भागों में बट जाता। अभिराज के ऊपर हमला करने के बाद रणवीर ने एक बार भी अभिराज को नहीं देखा। रणवीर की नजर हर वक्त रुद्र पर थी, क्योंकि रणवीर को रुद्र से डर लग रहा था। जब भी वह सोचता था कि उसने लगभग रुद्र को मार दिया, तभी रुद्र कुछ ऐसा करता था जिस वजह से अगले ही पल रणवीर के ऊपर मौत मंडराने लगती थी। रणवीर सीधा रुद्र के सामने चला गया और उसे देखने लगा। रुद्र की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और वह लंबे लंबे सांस ले रहा था। अब तक आधे से ज्यादा रुद्र का खून बह चुका था। रुद्र को ध्यान से देखने के बाद रणवीर ने गहरी सांस ली, क्योंकि अब उसे पूरा यकीन था रुद्र उसके लिए कोई खतरा नहीं है। रणवीर ने अपने सेवक पर पकड़ मजबूत की और रुद्र को मारने के लिए पूरी तरह तैयार हो गया। अब आगे क्या होगा? क्या रणवीर रुद्र को मार डालेगा या फिर रुद्र किसी तरह अपने आप को बचा लेगा? एपिसोड 75 रणवीर का डर। रुद्र को मारने से पहले रणवीर ने रुद्र को देखा और फिर कहा, बच्चे, बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिसकी मैं प्रशंसा करता हूं और तू भी उन्हीं लोगों में से एक है। अगर तुझे कुछ दिन का और वक्त मिलता, तेरी ताकत कम होने के बावजूद भी तू मुझसे ताकतवर होता। मैं जानता हूं अगर आज मैंने तुझे जिंदा छोड़ दिया तो आगे जाकर जरूर मुझे मारेगा, इसलिए आज तुझे मरना होगा।
इतना कहने के बाद रणवीर जोर जोर से हंसने लगा। वही रणवीर की बात सुनकर रुद्र ने अपने दांत पीस लिए। उसके लिए यकीन कर पाना मुश्किल था कि वह मरने वाला है, पर रुद्र यह बात भी जानता था हार हार होती है, वह कुछ भी कर ले इसे नहीं बदल सकता। रुद्र ने आखिरी बार रणवीर को देखा जिसने उसे मारने के लिए सेवा उठा लिया था और फिर वह बेहोश हो गया। रणवीर रुद्र को मारने ही वाला था, तभी रणवीर को किसी आध्यात्मिक पक्षी की चीख सुनाई दी, जिसे सुनकर उसका पूरा शरीर कांप गया और वह माली पर्वत के तीसरे स्तर की ओर देखने लगा। रणवीर ने चील की दिशा में देखते हुए हकलाकर कहा, यह जानवर दूसरे स्तर में क्या कर रहा है, इसे तीसरे स्तर में होना चाहिए। इतना कहने के बाद रणवीर बिना कुछ सोचे समझे उस जगह से उड़कर चला गया। रणवीर अपनी पूरी ताकत से माली पर्वत छोड़कर गया था। उसे किसी भी बात की चिंता नहीं थी, बस वह किसी तरह माली पर्वत छोड़कर जाना चाहता था। उसने न ही एक बार रुद्र को देखा और न ही सुनहरी रेत लेकर जाने के बारे में सोचा। जैसे ही रणवीर उस जगह से गया, कुछ सेकंड बाद पूरा आसमान काला पड़ गया और आसमान के ऊपर एक आध्यात्मिक चील दिखाई दी। वह चील 20 मीटर बड़ी थी और उसका पूरा शरीर नीले रंग की आग से ढका हुआ था। जब वह चील आसमान के ऊपर से गुजर रही थी, पूरे जंगल के अंदर शांति थी, यहाँ तक कि कोई भी आध्यात्मिक जानवर जंगल के अंदर नहीं दिखाई दिया। कुछ सेकंड बाद वह चील दूसरे स्तर से होकर किसी और जगह पर चली गई और जंगल पहले की तरह दोबारा से सामान्य हो गया। रुद्र, अभिराज और प्रिया तीनों बेहोश थे। उनके पास से बहुत सारे आध्यात्मिक जानवर गुजरे, पर उन तीनों को मर्द समझकर वे सभी जानवर उस जगह से चले गए। ये सब रुद्र की आभा छुपाने वाली गोली का कमाल था, जिस वजह से सभी जानवर उन तीनों को मर्द समझ रहे थे। कुछ देर बाद प्रिया की आंख खुली और उसने खांसते हुए अपने आसपास देखा। प्रिया की नजर रुद्र पर गई, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। प्रिया जल्दी रुद्र के पास गई और उसकी नजर रुद्र के सीने पर गई, जहां बहुत बड़ा घाव था। उस घाव को देखकर प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि घाव ज्यादा गहरा था और अगर जल्दी रुद्र का इलाज नहीं किया वह मर जाएगा। प्रिया की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने रुद्र के शरीर को हिलाते हुए कहा, रुद्र उठो। रुद्र के शरीर में हलचल हुई और उसने अपनी आंख खोली। प्रिया के चेहरे पर हल्दी मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, रुद्र तुम उठ गए। रुद्र ने प्रिया को रोते हुए देखा और फिर गहरी सांस लेते हुए पूरे शरीर की ताकत अपना हाथ उठाने में लगा दी। रुद्र बहुत ज्यादा घायल था और वह इस अवस्था में नहीं था कि वह कुछ बोल सके, यहाँ तक कि रुद्र को अपना हाथ उठाने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। कुछ ही सेकंड बाद रुद्र का हाथ गिर गया। अब उसके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं थी। प्रिया ने रुद्र के इशारे की ओर देखा, जहां उससे रुद्र का इविल सोल दिखाई दिया। प्रिया ने इविल सोल की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम चाहते हो मैं इसे लेकर आऊं? प्रिया की बात सुनकर रुद्र ने अपनी पलकें झपकाते हुए इशारा किया। प्रिया रुद्र का इशारा समझ गई और वह तुरंत इविल सोल को लेकर रुद्र के पास आ गई। प्रिया ने रुद्र के इविल सोल को उसके सीने पर रख दिया और फिर अगले ही पल इविल सोल खून बनाकर रुद्र के शरीर में प्रवेश कर गया। रुद्र का इविल सोल उसकी आत्मा की तरह था। अगर इविल सोल जिंदा रहेगा रुद्र भी जिंदा रहेगा, पर फिलहाल रुद्र का इविल सोल खतरे में था। अगर उसे कुछ हो गया रुद्र बिल्कुल भी जिंदा नहीं बचेगा। जैसे ही इविल सोल ने रुद्र के शरीर में प्रवेश किया, रुद्र के अंदर ऊर्जा का आगमन हुआ। उसने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए कहा, खून, मुझे खून चाहिए। प्रिया ने कुछ पल रुद्र की बात पर गौर किया और फिर अपनी कलाई काटकर उसके मुंह के पास लेकर चली गई। जैसे ही प्रिया के खून की कुछ बूंद रुद्र के मुंह में गई, उसने प्रिया का हाथ पकड़ लिया और उसका खून पीने लगा। रुद्र का इविल सोल खून से बना हुआ था और इस वक्त रुद्र के शरीर में इतना ज्यादा खून नहीं था जो वह अपने इविल सोल को ठीक कर सके, इसलिए उसने प्रिया से खून की मांग की। रुद्र लगातार प्रिया के शरीर से खून चूस रहा था। प्रिया का शरीर पीला पड़ गया और वह मदहोश हो रही थी, पर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। रुद्र ने प्रिया को देखा और उसने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया। अब रुद्र के अंदर थोड़ी ऊर्जा थी, पर अभी उसके अंदर इतनी ज्यादा ताकत नहीं थी जो वह चल फिर सके। रुद्र ने धीमी आवाज के साथ प्रिया का धन्यवाद किया और फिर कुछ सोचने के बाद एक शीशी बाहर निकाल ली, जिसके अंदर 3 गोलियां पड़ी थी। रुद्र बोला, ये तीसरे स्तर की घाव भरने वाली गोलियां हैं, एक मुझे खिला दो और एक खुद खा लो। अगर वह नहीं मरा एक उसे खिला दो। अब आगे क्या होगा? क्या अभिराज जिंदा है या फिर वह मर गया? और जब प्रिया को पता चलेगा कि रुद्र ने उसका चारे के तौर पर इस्तेमाल किया था, प्रिया क्या करेगी? क्या वह रुद्र को मार देगी? एपिसोड 76, प्रिया इसे मार डालो।
उन 3 गोलियां में से एक गोली रुद्र को खिलाने के बाद प्रिया अभिराज के पास गई और उसे जिंदा पाकर प्रिया ने उत्साहित होकर एक गोली उसे खिला दी, पर प्रिया ने आखिरी गोली खुद नहीं खाई बल्कि उसे अपने पास रख लिया। रुद्र चट्टान के सहारे बैठकर प्रिया को ये सब करते हुए देख रहा था। रुद्र ने पूछा, क्या हुआ, तुमने ये गोली क्यों नहीं खाई? तुम दोनों को ज्यादा चोट लगी है, वहीं कुछ खरोच के अलावा मेरे शरीर पर ज्यादा घाव नहीं है। मैंने इस गोली को तुम दोनों के लिए बचा कर रखा है, क्या पता आगे चलकर काम आ जाए। प्रिया ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। प्रिया, तुम चिंता मत करो, ये सभी गोलियां मुझे कौशिक परिवार की तरफ से मिली हैं। मैं जानता हूं तुम इस गोली को बहुत ज्यादा कीमती समझ रही हो, पर इन सभी गोलियों को पाना मेरे लिए चुटकियों का काम है। रुद्र ने प्रिया के इरादे को समझते हुए कहा। रुद्र समझ गया था कि प्रिया इस गोली को बहुत ज्यादा कीमती समझ रही है, क्योंकि ये गोली तीसरे स्तर की गोली है और एक ऐसा परिवार जो दूसरे स्तर का है, उनके लिए तीसरे स्तर की गोली को पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। हालांकि वर्मा परिवार तीसरे स्तर का परिवार था, पर जब से वर्मा परिवार का सौदा गुप्त तरीके से राज परिवार के साथ हुआ है, तब से हर महीने वर्मा परिवार को बहुत सारे स्पिरिचुअल स्टोन और गोलियां मिल रही है। और जब रुद्र ने लोट सिटी को छोड़ा था, वह पूरी तैयारी करके चला था। किसी के खसने की आवाज आई। प्रिया, तुम्हें इस गोली को खा लेना चाहिए, अभिराज ने दर्द में करहाते हुए धीमी आवाज में कहा। तीसरे स्तर की गोली ने अपना असर दिखना शुरू कर दिया था, पर इस वक्त वे दोनों इतने ज्यादा घायल थे, उन्हें तीसरे स्तर की गोली खाने के बावजूद भी पूरी तरह ठीक होने में 3 से 4 महीने का वक्त लगेगा। अभिराज की हालत भी रुद्र की तरह बहुत ज्यादा बुरी थी, वह भी अपने शरीर के किसी भी अंग को हिलाने में सक्षम नहीं था। प्रिया, तुम्हें ये शैतान जो कुछ भी दे रहा है उसे रख लेना चाहिए, तुम नहीं जानती इसने तुम्हारा चारे के तौर पर इस्तेमाल किया है। अभिराज जानता था वह क्या बोल रहा है और उसे रुद्र की ताकत के बारे में भी पता था, पर इस वक्त उसकी आंखों में रुद्र के लिए अड़कम था। वही अभिराज की बात सुनकर प्रिया चौंक गई। उसने तुरंत रुद्र की तरफ देखा, शायद इस उम्मीद में कि वह अभिराज की बात मानने से मना कर देगा। प्रिया को अभिराज की बात पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं था। प्रिया रुद्र के साथ 1 महीने से साथ थी, भला रुद्र कैसे उसे चारे के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। पर जब प्रिया ने रुद्र की तरफ देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। आज पहली बार था जब प्रिया ने रुद्र के सर को नीचे देखा था। रुद्र ने अभिराज की इस बात पर अपनी कोई सफाई नहीं दी, इसका मतलब रुद्र ने मान लिया था कि अभिराज ने जो कहा वह सच है। प्रिया ने आंसुओं के साथ अपने दुख को दबा लिया। प्रिया को ऐसा महसूस हुआ कि उसके दिल पर 1000 चाकुओं से वार हुआ। पता नहीं कब रुद्र प्रिया के लिए खास इंसान बन गया था, और जब आज प्रिया को पता चला वह खास इंसान जो उसकी जिंदगी में इतनी अहमियत रखता था, उसने उसे श्रेष्ठ के सामने ऐसे ही फेंक दिया। उसे बहुत ज्यादा दर्द महसूस हुआ, पर उसे रुद्र से बिल्कुल भी नफरत नहीं थी। रुद्र ने प्रिया के दर्द को महसूस किया और फिर प्रिया से कहा, प्रिया में। पर इससे पहले रुद्र आगे कुछ कह पाता, तभी प्रिया ने रुद्र को रोका और मजबूरन अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा, मैं जानती हूँ तुमने सब कुछ जानबूझकर नहीं किया होगा, तुम बहुत ज्यादा चालाक हो, जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी। इतना कहने के बाद प्रिया मुड़ी और उस जगह से जाते हुए कहा, मैं जंगल के अंदर कुछ लकड़ियां ढूंढने के लिए जा रही हूँ, ताकि मैं तुम दोनों को यहाँ से ले जाने के लिए कुछ इंतजाम कर सकूं। इतना कहने के बाद प्रिया उस जगह से चली गई जहां अभिराज ने प्रिया को जाते हुए देखकर अपनी पूरी ताकत लगाते हुए कहा, प्रिया कहाँ जा रही हो, इसने तुम्हें मारने की कोशिश की है, फिलहाल ये घायल है, तुम इसे बड़ी आसानी से मार सकती हो। अभिराज की बात सुनने के बाद भी प्रिया वापस नहीं आई जहां अभिराज दोबारा से चिल्लाने वाला था, पर तभी रुद्र की आवाज आई, अगर तू मरना चाहता है एक बार बोलकर दिखाओ। रुद्र की बात सुनकर अभिराज ने कहा, बोल भी कौन रहा है जो इस वक्त सबसे ज्यादा घायल है। पर जब अभिराज ने रुद्र की आंखों में देखा वह डर गया। रुद्र का इरादा साफ था। अभिराज को ऐसा लगा अगर उसने कुछ और बोलने की कोशिश की रुद्र उसे सच में मार डालेगा। अभिराज ने खुद रुद्र को अपनी आंखों से देखा था कि रुद्र कितनी खतरनाक स्थिति पैदा कर सकता है। जब जब अभिराज को लगा था कि रुद्र हारने वाला है, तभी उसने कुछ ऐसा किया था जिस वजह से रणवीर की जान जाते जाते बची थी।
अभिराज को रुद्र से नफरत थी, पर उससे कहीं गुना ज्यादा डर था। अभिराज रुद्र से नफरत इसलिए करता था क्योंकि वह कभी किसी का सच्चा मित्र नहीं बन सकता, और अभिराज को रुद्र से डर इसलिए लगता था क्योंकि कोई नहीं जानता रुद्र के मन में क्या चल रहा है, उसकी अगली योजना क्या है, क्या वह अपने साथ रहने वाले लोगों का इस्तेमाल कर रहा है या फिर नहीं। अब आगे क्या होगा? क्या अभिराज ने जो बात कही थी वह सच थी? क्या रुद्र सच में किसी का सगा नहीं हो सकता? क्या कभी रुद्र का दिल किसी के लिए पिघलेगा? एपिसोड 77 जंगली भेड़िया। कुछ समय बाद प्रिया लकड़ी लेकर आ गई थी। प्रिया ने उन लकड़ी की मदद से 2 स्ट्रेचर बना लिए और फिर उन दोनों को स्ट्रेचर पर पड़ने के बाद स्ट्रेचर पर रस्सी बांधकर खींचते हुए उन दोनों को किसी सुरक्षित जगह पर लेकर जाने लगी। प्रिया को जरूरत का सारा सामान अपनी स्पेस रिंग के अंदर से मिल गया था, तभी प्रिया इतनी जल्दी स्ट्रेचर बनाने में कामयाब हुई। कुछ समय बाद भारी गर्जना के साथ बारिश भी होनी शुरू हो गई। उबड़ खुबड़ रास्ता और खून की कमी के कारण प्रिया बार बार नीचे गिर रही थी, पर वह दोबारा से खड़ी हो जाती और किसी मशीन की तरह उन दोनों को लगातार आगे लेकर जाने लगती। पूरे रास्ते अभिराज और रुद्र शांत थे, यहाँ तक कि अभिराज ने भी प्रिया के ऊपर रुद्र को मारने का दबाव नहीं डाला। जब रुद्र ने प्रिया का पीला चेहरा देखा, उसे अपने दिल के ऊपर दबाव महसूस हुआ और अभिराज की भी कुछ ऐसी ही हालत थी। अभिराज ने सबसे पहले प्रिया को पीछे छोड़ने की बात की थी, पर रुद्र ने किसी रक्षक की तरह अभिराज की इस बात को मानने से इनकार कर दिया। पर कौन जानता था ये सब रुद्र की योजना थी। रुद्र ने आगे जाकर रणवीर को मारने के लिए प्रिया का इस्तेमाल किया और उसे मौत के कुएं में धकेल दिया। पर कौन जानता था वही लड़की उन दोनों की जान बचाएगी। इस वक्त रुद्र और अभिराज दोनों बहुत ज्यादा घायल थे। उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी, वे अपने शरीर को हिलाने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं थे। अगर प्रिया चाहे उन दोनों को बड़ी आसानी से मार सकती है। इस वक्त उन दोनों को अपने दिल में भारी दबाव महसूस हो रहा था। उन दोनों ने प्रिया को छोड़ने के बारे में सोचा, पर प्रिया सब कुछ जानते हुए भी उन दोनों को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। कुछ दूर चलने के बाद प्रिया के सामने मिट्टी ऊपर उठी और उसके अंदर से पथरीला चूहा बाहर आया। प्रिया ने युद्ध शुरू होने से पहले ही पथरीले चूहे को भगा दिया था। उस चूहे को देखकर प्रिया का चेहरा दोबारा से खिल गया और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। जब से प्रिया को पता चला था कि रुद्र ने उसे धोखा दिया है, तभी से प्रिया बहुत ज्यादा मायूस थी, पर अब उस चूहे को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ये चूहा प्रिया के आसपास उछलने लगा और फिर अपने दाएं ओर चलने लगा। प्रिया ने चूहे को ध्यान से देखा और फिर अपने आप से कहा, लगता है यह मुझे इस जगह पर लेकर जाना चाहता है। इतने कहने के बाद प्रिया उस चूहे के पीछे जाने लगी। जहां कुछ दूर चलने के बाद प्रिया को एक गुफा दिखाई दी। उस गुफा को देखकर प्रिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह तेजी से उन दोनों को उस गुफा के अंदर ले गई। अब उनके पास सुरक्षित जगह और बारिश से बचने के लिए आसरा था। रुद्र ने अपनी आंख खुली और आसपास की जगह देखने के बाद वह घबरा गया। हम यहाँ पर नहीं रह सकते, जल्दी यहाँ से चलो, रुद्र ने चिल्लाते हुए कहा। प्रिया और अभिराज चौंक गए और उन्होंने रुद्र को देखा, जिस पर रुद्र ने उन्हें समझाते हुए कहा, इस चमकती हुई घास को देखो, ये घास जख्म भरने में काम आती है। अभिराज ने बात काटते हुए कहा, फिर क्या हुआ? ये तो हमारे लिए अच्छा है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, पर यह घास आध्यात्मिक जानवरों को शांत रखने और उनके जख्म भरने में ज्यादा कारगर है। रुद्र बोल, इसका मतलब हम सब फंस चुके हैं, किसी भी वक्त आध्यात्मिक जानवर आते होंगे, अभिराज ने घबराते हुए कहा। तभी अभिराज की नजर उस चूहे पर गई, जिसे देखकर अभिराज ने गुस्से में कहा, तू तो जमीन खोदकर यहाँ से भाग जाएगा, हमारा क्या होगा? उस चूहे को भी अभिराज की बात समझ में आ रही थी, इसलिए वह अपना मुंह लटकाकर उसी जगह पर खड़ा था। बेशक उस चूहे को उन सभी के लिए बुरा लग रहा था। प्रिया चूहे के पास गई और उसे गले से लगा लिया। इसमें इस बेचारे की क्या गलती है? ये तो हमारी मदद करना चाहता था। इतना कहने के बाद प्रिया ने धीमी आवाज में रुद्र से कहा, अब हमें क्या करना चाहिए? बेशक प्रिया का रुद्र के साथ बात करने का कोई मन नहीं था, पर जब जब वे तीनों मुसीबत में पड़ते थे, रुद्र अपना दिमाग लगाकर उन तीनों को मुसीबत से निकाल लेता था। रुद्र बोला, प्रिया मुझे बताओ इस वक्त क्या समय हो रहा है? रुद्र की बात सुनकर प्रिया ने गुफा के बाहर देखा, जहां जोरदार बारिश हो रही थी और हल्का हल्का अंधेरा चारों तरफ था, पर अभी तक पूरी तरह रात नहीं हुई थी। प्रिया ने अनुमान लगाने के बाद कहा, लगता है कुछ समय बाद रात हो जाएगी।
प्रिया की बात सुनकर रुद्र का चेहरा लटक गया और उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, इसका मतलब हमारी आभा छुपाने वाली गोली का असर खत्म होने वाला है और कुछ समय बाद सभी आध्यात्मिक जानवरों को पता चल जाएगा हम इस गुफा के अंदर है। अभी वे तीनों इस मुसीबत से बचने के बारे में ही सोच रहे थे, तभी गुफा के बाहर से जोरदार गुर्रेन की आवाज आई। यह आवाज बहुत ज्यादा थी और बहुत सारे आध्यात्मिक जानवर एक साथ गुर्रा रहे थे। रुद्र ने गुफा के बाहर देखा और उसे बहुत सारी लाल आंखें दिखाई दी। रुद्र बोला, जंगली भेड़िए। हालांकि ये सभी भेड़िया दूसरे स्तर के हैं, पर उन सभी की तादाद देखकर ऐसा लग रहा है उनके बीच में उनका लीडर भी होगा जो तीसरे स्तर पर है। फिलहाल उनकी ताकत इतनी ज्यादा है, चौथे सितारे का आध्यात्मिक जानवर भी इनके साथ भिड़ने से पहले 100 बार सोचेगा। अभिराज ने उन सभी भेड़िया को गुफा के पास आते हुए देखा और फिर अपने आप से कहा, लगता है भगवान को मेरी काबिलियत से जलन हो गई है, तभी तो वह हमारे पीछे मुसीबत पे मुसीबत भेज रहा है। इससे पहले ज्यादा देर होती रुद्र बोला, अभिराज अपनी तलवार बाहर निकालो। रुद्र का इशारा समझते ही अभिराज बोला, मेरी तलवार चौथ स्तर का आध्यात्मिक हथियार है और प्रिया की ताकत दूसरे सितारे पर है, वह चाहकर भी मेरी तलवार की पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। इतना कहने के बाद अभिराज शांत हो गया और फिर उसने रुद्र को घूरते हुए कहा, क्या तुम प्रिया को मारना चाहते हो? ये तुम्हारी तरह शैतान नहीं है जो दूसरे सितारे पर होते हुए चौथे सितारे के जानवर से लड़ाई करेगी। अभिराज की बात सुनकर रुद्र के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। किसने कहा ये लड़ाई करेगी? इतना कहने के बाद रुद्र ने अपनी स्पेस रिंग के अंदर से एक सीसी बाहर निकाली, पर रुद्र के अंदर इतनी ज्यादा ताकत नहीं थी जो वह उस सीसी को उठा सके। रुद्र बोला, मेरे पास आभा छुपाने वाली आखिरी गोली बची है, इसे खा लो और इन आध्यात्मिक जानवर से बचते हुए इस जगह से भाग जाओ। और हाँ, मेरी बात याद रखना, इस जगह से भगाने के बाद अपने परिवार में वापस नहीं जाना, बल्कि सिटी से दूर किसी दूसरी जगह पर चली जाना। रुद्र की पूरी बात सुनने के बाद अभिराज समझ गया कि रुद्र प्रिया की जान बचाना चाहता है। उसने अपनी स्पेस रिंग के अंदर से तलवार बाहर निकाली और उसे उठाने के लिए कहा। प्रिया ने उन दोनों के दृढ़ निश्चय को देखा और उन दोनों का सामान उठाने के बाद उस गुफा से बाहर चली गई। अब आगे क्या होगा? जब प्रिया उस जगह से चली जाएगी, उन दोनों को भेड़िया से कौन बचाएगा? क्या यह उन दोनों का अंत है? एपिसोड 78 रहस्यमयी नीली आग। प्रिया के उस जगह से जाने के बाद रुद्र और अभिराज को ऐसा लगा जैसा कि उनके ऊपर से भारी बोझ उतर गया हो। अभिराज मुस्कुराया और बोला, इस तरह हमने उसकी अच्छाई का बदला उतार दिया, अब मैं बिना किसी पछतावे के मर सकता हूँ। जिस पर रुद्र ने सर्द आवाज में कहा, मुझे उसकी अच्छाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं नहीं चाहता वह लड़की मेरे लिए कुछ और करे। ओ तुम्हारा दिल है या पत्थर? अभिराज ने रुद्र के मजे लेते हुए कहा। इतना कहने के बाद अभिराज और रुद्रा दोनों शांत हो गए और उन भूखे भेड़ियों द्वारा अपनी मौत का इंतजार करने लगे। तभी रुद्र के मुंह पर खून के छींटे गिरे, जिसे महसूस करके रुद्र ने प्रवेश द्वार की ओर देखा जहां उससे प्रिया दिखाई दी। प्रिया के हाथ में तलवार थी और खून के प्यासे भेड़िया गुफा के अंदर आने के लिए उसके आसपास घूम रहे थे। प्रिया ने अपनी तलवार घुमाई और उन तीनों भेड़ियों को मार डाला। प्रिया, तुम ये क्या कर रही हो? रुद्र चिल्लाया, जिस पर प्रिया ने हल्की मुस्कुराहट के साथ पीछे देखते हुए कहा, मेरे होते हुए मैं इन भेड़ियों को तुम्हारे पास कभी पहुंचने नहीं दूंगी। बेवकूफ, ये भेड़िए चारे के तौर पर है, अगर कुछ भेड़िया मर भी गए उनके लीडर को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उन भेड़ियों का लीडर तुम्हें मारने से पहले थकना चाहता है। रुद्र ने प्रिया को समझाते हुए कहा, पर उसकी आंखें चिंता से भर गई। उस भेड़िया को अपने झुंड की कोई परवाह नहीं, पर तुम दोनों मेरे लिए खास हो, मैं तुम्हें इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकती। प्रिया ने सामने से आ रहे दो भेड़ियों को मारते हुए कहा। प्रिया की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वह पिछले कुछ घंटे में रुद्र और अभिराज को खींचकर इस गुफा के अंदर लाई थी और खून की कमी के कारण उसका चेहरा पीला पड़ गया था। चलती हवा के झोंके से प्रिया का शरीर कांप रहा था, यहाँ तक कि उसके हाथ भी सुन पड़ गए थे। प्रिया की आंख धीरे धीरे बंद हो रही थी, पर वह उन सभी भेड़ियों के सामने सीना तानकर खड़ी थी। रुद्र ने प्रिया के कमजोर शरीर को देखकर अपनी आंख बंद कर ली, क्योंकि उसके दिल में दर्द उमड़ रहा था। रुद्र, अभिराज चिल्लाया, मुझे आज पता चला हम दोनों कितने बड़े कमीने हैं। इतना कहने के बाद अभिराज ने भी अपनी आंख बंद कर ली। आह!
प्रिया के मुंह से चिक निकल गई जब एक भेड़िया ने उसकी कलाई पर काट लिया। प्रिया के हाथ से उसकी तलवार छूट गई और एक भेड़िए ने उसे जमीन पर गिरा दिया। तभी एक और भेड़िया उसके दूसरे हाथ पर झपट पड़ा। प्रिया लड़ना चाहती थी पर उसके शरीर के अंदर इतनी ज्यादा ताकत नहीं थी जो वह खड़ी हो सके, यहाँ तक कि वह अपने शरीर से निकलते खून को भी महसूस नहीं कर पा रही थी। रुद्र और अभिराज जानते थे कि उसके साथ क्या होने वाला है, पर उन दोनों के अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं थी जो वे अपनी आंख खोलकर ये सब देख सके। अगर उनका बस चलता वे अपनी जान गंवा कर प्रिया की जान बचा लेते, पर उनकी फूटी किस्मत वे दोनों अपने शरीर को हिलाने में सक्षम नहीं थे। प्रिया की आंख धीरे धीरे बंद हो रही थी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। प्रिया किसी भी आकृति को स्पष्ट नहीं देख पा रही थी। भेड़ियों का लीडर प्रिया के करीब था और वह प्रिया के शरीर को चमकती आंखों के साथ देख रहा था। उसने प्रिया के सर को खाने के लिए अपने मुंह को खोला। तभी पूरा माली पर्वत कांप उठा और नीले रंग की आग उस गुफा के चारों तरफ फैल गई। कुछ ही पल के अंदर सैकड़ों की तादाद में भेड़िए मारे गए, यहाँ तक कि उनकी राख भी नहीं बची। उन सभी भेड़ियों का लीडर अड़ा से कांप पर रहा था, पर अगले ही पल नीली आग ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और वह भेड़िया भी उसी वक्त मारा गया। पिछले 15 सेकंड के अंदर क्या हुआ इस बारे में उन तीनों को कुछ नहीं पता चला, क्योंकि वे तीनों बेहोश थे। रुद्र, किसी ने रुद्र को पुकारा। उस आवाज को सुनकर रुद्र ने भी अपनी आंख खोली, जहां उसने अपने आप को पानी के ऊपर पाया। रुद्र ने देखा वह पानी के ऊपर बड़ी आसानी से चल पा रहा था। तभी रुद्र के सामने नीले रंग की आग प्रकट हुई और देखते ही देखते वह आग एक आदमी के रूप में बदल गई। रुद्र उस आदमी के चेहरे को नहीं देख पा रहा था, क्योंकि उसके पूरे शरीर पर आग लगी हुई थी। रुद्र को एहसास हुआ वह चल पा रहा है। उसने हैरानी में अपने हाथ पैर हिलाए और अपने आप पर संदेह करते हुए कहा, क्या मैं घायल नहीं था? तभी वह आदमी बोला, क्या तुम्हारा नाम रुद्र है? वे दोनों बच्चे तुम्हें इसी नाम से बुला रहे थे। उस आदमी की आवाज किसी अधेड़ उम्र के बूढ़े जैसी थी, पर रुद्र के लिए उसकी उम्र का अंदाजा लगाना नामुमकिन था। रुद्र ने थोड़ा सोचने के बाद कहा, तुम हो कौन? यह मेरी जगह है और इस जगह पर मैं तुमसे सवाल करूंगा, ना कि तुम। इतना कहने के बाद उस आदमी ने पूछा, तुम इस जगह पर क्या करने के लिए आए हो? रुद्र ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मैं इस जगह पर छठे स्तर के फिनिक्स को पकड़ने के लिए आया हूं। ऐसा क्यों? उस आदमी ने दोबारा सवाल किया। और किस लिए? जिससे मेरी ताकत बढ़ जाए, रुद्र ने तुरंत जवाब दिया। पर अगले ही पल रुद्र के सर में तेज दर्द होने लगा। वह अपने सर को पकड़कर नीचे बैठ गया। इस वक्त रुद्र को ऐसा लग रहा था उसकी सारी नसें फट चुकी हो। वह आदमी हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, इस वक्त मैं तुम्हारी चेतना के अंदर हूं। अगर तुम मुझसे झूठ बोलोगे मुझे पता चल जाएगा। रुद्र ने डर के मारे उस आदमी को देखा। किसी की चेतना में घुसना इतना ज्यादा आसान नहीं। कोई उच्च स्तर का मास्टर ही किसी दूसरे की चेतना में घुस सकता है। इस वक्त रुद्र बहुत ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि इस वक्त उसके सामने कोई ऐसा मास्टर खड़ा था जिसकी ताकत का अंदाजा लगाना रुद्र के लिए भी मुश्किल था। अब आगे क्या होगा? आखिरकार वह आदमी कौन है और वह रुद्र से क्या चाहता है? क्या अभिराज और प्रिया बच पाएंगे? एपिसोड 79 भ्रम। इस वक्त रुद्र ऐसी शक्ति के सामने खड़ा था जिसके सामने सब कुछ बेकार था, यहाँ तक कि रुद्र जैसा समझदार मार्शल आर्टिस्ट भी। अगर रुद्र ने उसके सामने कुछ गलत बोल दिया वह आदमी उसको नहीं छोड़ेगा। क्या तुम धरती के स्वर्ग से हो? रुद्र ने कुछ देर सोचने के बाद हंसते हुए कहा, रुद्र की बात सुनकर वह आदमी सोच में पड़ गया। तुम धरती के स्वर्ग को भी जानते हो और तुम्हारे पास इविल सोल भी है, यहाँ तक कि तुम्हें प्राचीन फॉर्मेशन के बारे में भी पता है। उसकी बात सुनकर रुद्र ने आश्चर्य से कहा, इसका मतलब मेरे ऊपर किसी की नजर थी। आखिरकार यह है कौन? ये धरती के स्वर्ग को भी जानता है और इसे मेरे इविल सोल के बारे में भी पता है। धरती के स्वर्ग में भी ना के बराबर ऐसे लोग थे जो इविल सोल के बारे में जानते थे, यहाँ तक कि अगर मेरे पास वह प्राचीन किताब नहीं होती मुझे भी इविल सोल के बारे में नहीं पता चलता। इसे सब कुछ पता है। ये सब सोचने के बाद रुद्र के मुंह से निकला, आखिरकार तुम हो कौन? मैंने कहा ना, यह मेरी जगह है। इस जगह पर मैं तुमसे सवाल करूंगा, ना कि तुम। इतना कहने के बाद उस आदमी ने पूछा, तुम छठे स्तर के फिनिक्स को क्यों पकड़ना चाहते हो?
रुद्र ने तुरंत कहा, क्योंकि मैं नर्क द्वार में जाकर महान सम्राट की सुनहरी आंख प्राप्त करना चाहता हूं, पर नर्क द्वार के अंदर जाने से पहले मुझे खतरनाक बिजली का सामना करना पड़ेगा, इसलिए मैं फिनिक्स को पकड़ना चाहता हूं क्योंकि वह उस बिजली को आराम से सहन कर जाएगा। असल में जब रुद्र ने मास्टर राजेश को मारकर उनके पालतू जानवर उस चील की आंख से सुनहरी आंख निकाली थी, तभी रुद्र समझ गया था कि ये आंखें असली नहीं है, इसलिए वह मास्टर यशवंत को सुनहरी आंख देने के लिए तैयार हो गया था, वरना वह मास्टर यशवंत को सुनहरी आंख कभी नहीं देता, चाहे उसके लिए उसे मास्टर यशवंत को मारना ही क्यों ना पड़ता। रुद्र की बात सुनकर वह आदमी जोर जोर से हंसने लगा। हा हा हा, उसने हंसते हुए कहा, बहुत अच्छे, तुम्हें उस जगह पर जरूर जाना चाहिए। इतना कहने के बाद वह आदमी अपनी जगह से गायब होकर रुद्र के पास आ गया। अचानक उस आदमी को अपने पास देखकर रुद्र चौंक गया, पर उसने उस आदमी के ऊपर हमला करने के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, क्योंकि रुद्र कुछ भी कर ले पर वह उस आदमी से नहीं जीत सकता। उसने रुद्र की दोनों आंखों के बीच में अपनी उंगली रख दी और अगले ही पल उसके शरीर में नीली रोशनी प्रवेश कर गई, जहां रुद्र को अपने शरीर में गर्म हवा जाते हुए महसूस हुई। लड़के, तुम्हारी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार है, उस आदमी ने कहा। इतना कहने के बाद वह आदमी नीले रंग की आग में बिखर गया और धीरे धीरे उस जगह से गायब होने लगा। जाते जाते उस आदमी ने कहा, दक्षिण दिशा में 240 मील दूर तुम्हें फिनिक्स मिल जाएगा। मैं भी देखता हूं इतनी कम ताकत के साथ तुम उसे कैसे पकड़ते हो। अगले दिन रुद्र ने अपनी आंख खोली और वह खड़ा हो गया, पर अगले ही पल रुद्र को एहसास हुआ उसके सभी गांव भर गए हैं। रुद्र ने उस आदमी को याद किया और फिर अपने आप से कहा, आखिर वह आदमी कौन था और उसने मुझे क्यों बचाया। जरूर मेरे ठीक होने के पीछे उसी आदमी का हाथ है, वरना एक दिन के अंदर मेरे साथ साथ इविल सोल के गांव भरना नामुमकिन है। रुद्र ने इस बारे में काफी देर तक सोचा, पर जब उसे कुछ समझ में नहीं आया उसने अपने आप से कहा, चलो छोड़ो, देर सवेर मैं इस बारे में जरूर पता लगा लूंगा, और वैसे भी फिलहाल मुझे अपनी ताकत बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, वरना इतनी कम ताकत के साथ में उस आदमी के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं लगा पाऊंगा। इतना सोचने के बाद रुद्र ने बाहर देखा, सूरज पूरा निकल चुका था और उस गुफा के अंदर सूर्य की हल्की हल्की किरणें आ रही थी। तभी रुद्र की नजर प्रिया पर गई, जिसे देखकर वह तुरंत उसके पास गया। उसने अपनी स्पेस रिंग के अंदर से घाव भरने वाली गोली बाहर निकाली और उसे प्रिया को खिला दिया। प्रिया अंदरूनी तौर पर घायल नहीं थी, बल्कि उसके बाहरी शरीर पर घाव थे, और रुद्र ने जो प्रिया को गोली दी थी उसकी वजह से वह बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। रुद्र ने उसके पीले पड़ चुके चेहरे को देखा, जिसे देखकर उसकी आंखें चिंता से भर गई। आखिरकार यह सब उसकी वजह से हुआ था। रुद्र ने उसके चेहरे से गंदगी को साफ किया, जहां प्रिया ने कुछ पल के लिए आंख खोली और फिर हल्की मुस्कुराहट के साथ रुद्र से कहा, क्या हम मर चुके हैं? नहीं, हम जिंदा है, रुद्र ने प्रिया को उठाते हुए कहा। नहीं, हम मर गए, तभी तुम हिल पा रहे हो, प्रिया ने अपने आप में बुदबुदाते हुए कहा। इतना कहने के बाद प्रिया बेहोश हो गई, जहां रुद्र उसे गुफा के अंदर ले गया और उसको घास के ऊपर पड़ा दिया। वह घास प्रिया के लिए मददगार थी, उसकी मदद से प्रिया की थकान कुछ ही देर के अंदर मिट जाएगी। प्रिया को पढ़ाने के बाद रुद्र अभिराज के पास गया। अभिराज को देखते ही रुद्र के चेहरे पर कठोर भाव आ गए। उसने अभिराज को जगाने के लिए हल्के से 2 बार लात मारी, पर अभिराज टस से मज नहीं हुआ। अभिराज को इतनी गहरी नींद में देखकर रुद्र के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई और उसने अभिराज को लात मारने के लिए अपने पैर को पीछे किया। जंगल में अभिराज की चीख गूंज उठी। उसने हल्की नम आंखों के साथ अपने आप से कहा, ऐसे मैंने कौन से पाप किए जो मरने के बाद भी मेरे साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। अब आगे क्या होगा? जब अभिराज को पता चलेगा वह अभी तक मरा नहीं और उसको लात मारने वाला और कोई नहीं बल्कि रुद्र है, वह क्या करेगा? एपिसोड 80, रुद्र की क्रूरता। जब अभिराज को लात पड़ी वह दर्द में करहाने लगा, जिसे देखकर रुद्र बोला, लगता है सेन परिवार के युवा मास्टर ने कभी दर्द को महसूस नहीं किया जो वह मामूली दर्द को लेकर रोने लगा। अभिराज ने रुद्र को देखा और वह चौंक गया। इसका मतलब तूने मुझे लात मारी, पर तू मुझे कैसे लात मार सकता है? हम दोनों एक साथ मरे थे, अभिराज चिल्लाया। किसने कहा मैं मर गया? जरा अपने आसपास देख, रुद्र बोला। रुद्र की बात सुनकर अभिराज ने अपने आसपास देखा, जहां वह अपने आप को उसी गुफा में पाकर शांत हो गया। कुछ देर शांत रहने के बाद अभिराज जोर जोर से हंसने लगा। अभिराज बोला,
ये तो वही गुफा है, इसका मतलब मैं अभी तक जिंदा हूं। इतना कहने के बाद अधिराज ने खड़े होने की कोशिश की, पर उसे अपने शरीर में असहनीय दर्द महसूस हुआ और अगले ही पल उसने खून की उल्टी की। अभिराज की ऐसी हालत देखकर रुद्र बोला, तुझे खड़े होने को किसने कहा? क्या तुझे अपनी हालत के बारे में नहीं पता? रुद्र की बात सुनकर अभिराज का मुंह बन गया और अगले ही पल उसे कुछ याद आया। अभिराज ने रुद्र को ऊपर से नीचे देखा और फिर चिल्लाते हुए कहा, तू अपने पैरों पर कैसे खड़ा है? तेरी हालत तो मुझसे भी ज्यादा खराब थी, तुझे सही होने में कम से कम 3 महीने का समय लगना चाहिए था। अभिराज की बात सुनकर रुद्र ने अपने कंधे उचकाए और अपनी दाएं ओर देखने लगा, जहां रुद्र का ऐसा बर्ताव देखकर अभिराज को ठेस पहुंची। अभिराज ने अपने दांत पीसते हुए कहा, सन की कही का। अभिराज को समझ नहीं आ रहा था कि अपनी जिंदगी खतरे में डालने के बावजूद भी रुद्र चलने में सक्षम कैसे हैं, यहां तक कि तीसरी सितारे के मार्शल आर्टिस्ट को भी पूरी तरह ठीक होने में 3 महीने का समय लगेगा। अभिराज रुद्र से ज्यादा ताकतवर होने के बावजूद भी उससे कमजोर था, बल्कि रुद्र का ज्ञान फॉर्मेशन और गोलियां बनाने में भी अभिराज से ज्यादा था। हालांकि दूसरे सितारे पर होने के बावजूद रुद्र पूरी तरह तंदुरुस्त लग रहा था। अभिराज ने रुद्र को ध्यान से देखने के बाद कहा, रुद्र मुझे सच बता, तू है कौन? अभिराज की बात सुनकर रुद्र अभिराज के पास गया और गंभीर होकर उससे कहा, और कौन? तेरी तरह इंसान, बस मेरी काबिलियत तुझसे कहीं गुना ज्यादा है। अभिराज को रुद्र का रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आखिरकार वह 7 राजसी परिवार में से सेन परिवार का युवा मास्टर था, पर आज रुद्र जैसे मार्शल आर्टिस्ट ने, जो तीसरे स्तर के परिवार से आता था, उसने उसके घमंड को चूर चूर कर दिया। रुद्र की बात सुनकर अभिराज ने कुछ नहीं कहा। अगर देखा जाए, रुद्र के ठीक होने से सबसे ज्यादा फायदा अभिराज और प्रिया को ही होगा। अगर वे इसी तरह गुफा में पड़े रहेंगे, कोई आध्यात्मिक जानवर आकर उन्हें मार डालेगा, पर अब रुद्र की हालत ठीक है, वह उन्हें कुछ न कुछ करके जरूर बचा लेगा। रुद्र गुफा के बाहर चला गया और उसने गुफा के चारों तरफ स्पिरिचुअल स्टोन बिछा दिए। रुद्र पहले स्टार की प्राचीन फॉर्मेशन बना रहा था, जिसकी मदद से वह गुफा को छिपाने में कामयाब रहेगा। रुद्र की यह फॉर्मेशन इतनी ज्यादा कारगर थी, अगर कोई 7वें स्तर का आध्यात्मिक जानवर भी उस जगह से गुजरेगा, वह भी उस गुफा को नहीं देख पाएगा। अब वे तीनों शांति से उस गुफा के अंदर बैठकर अपने आप को ठीक कर पाएंगे। 3 दिन बाद प्रिया को भी होश आ गया और वह अपने आप को जीवित देखकर खुश हो गई। प्रिया ने उन दोनों से बहुत ज्यादा सवाल किया कि वे तीनों जीवित कैसे हैं और वे सभी भेड़िया कहां पर गए जहां वे दोनों शांत थे, क्योंकि उनके पास प्रिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। पर प्रिया के सवाल सुनने के बाद रुद्र अलग सोच में पड़ चुका था, क्योंकि रुद्र को पूरा यकीन था उसके ठीक होने के पीछे जरूर उसी रहस्यमय आदमी का हाथ होगा जो उसकी चेतना में आया था। अगले 3 महीने तक वे तीनों उसी गुफा के अंदर रहे, जहां अभिराज ने पूरा समय अपने आप को ठीक करने पर दिया, वही प्रिया को ठीक होने में कुछ ही दिनों का समय लगा था और उसने बाकी का समय पथरीले चूहे के साथ खेलने में लगाया था। और रुद्र, जो उन दोनों में सबसे पहले ठीक हो गया था, उसने पूरा समय अपनी ताकत बढ़ाने में लगाया था। गुफा से 50 मीटर की दूरी पर अभिराज अपनी तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था। उसने अपनी तलवार घुमाई और पत्थर को बीच से काट दिया। उसके तुरंत बाद अभिराज ने गुफा की तरफ देखा, जहां प्रिया अभिराज का उत्साह बढ़ाने के लिए तालियां बजा रही थी। तभी जंगल के अंदर से रुद्र बाहर आया। उसने अभिराज की तारीफ करते हुए कहा, वाह, क्या बात है, पिछले कुछ दिनों से तू बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, कुछ समय बाद तू तीसरे सितारे के 9वें स्तर पर पहुंच जाएगा। रुद्र की बात सुनकर अभिराज अपने ऊपर गर्व महसूस करने लगा, पर जब उसने रुद्र की आभा को महसूस किया, वह चौंक गया। तो भी 6ठे स्तर से 7वें स्तर पर पहुंच गया। अभिराज ने तंज कसते हुए कहा, पर तभी उसे कुछ एहसास हुआ। अभिराज बोला, जरा रुको, मुझसे कमजोर होने के बावजूद भी तुझे कैसे पता मैं 9वें स्तर पर पहुंचने वाला हूं? यहां तक कि मुझे भी इस बारे में नहीं पता। उन दोनों को आपस में बहस करते हुए देखकर प्रिया उनके पास गई और उन दोनों के बीच में बोलते हुए कहा, मैं तुम दोनों को बहुत दिनों से देख रही हूं। जब भी तुम दोनों आपस में मिलते हो, बिना कुछ सोचे समझे झगड़ना शुरू कर देते हो। पहले तुम दोनों ऐसे नहीं थे। ये सब इसकी गलती है। अभिराज ने सीना चौड़ा किया और रुद्र पर चिल्लाया, मैं आज तक नहीं भूला इसने तुम्हें किस तरह चारे के तौर पर इस्तेमाल किया था। मैं इसके साथ बहस ही क्यों कर रहा हूं? मुझे तो इसको सबक सिखाना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, मुझे कुछ कहने से पहले अपने गिरेबान में झांक।
रुद्र व्यंग्य करते हुए बोला, वह कौन था जिसने प्रिया को पीछे छोड़ने के लिए कहा था जिससे हमें कुछ समय मिल जाए? मैं। ऐसा। अभिराज हिचकिचाने लगा पर अगले ही पल उसके अंदर हिम्मत आ गई। हाँ, मैंने उसे पीछे छोड़ने के लिए कहा था पर मैंने उसका तेरी तरह इस्तेमाल नहीं किया। मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं तेरी तरह आध्यात्मिक मार्शल आर्टिस्ट नहीं हूं। तू भी ये बात जानता है शैतानी मार्शल आर्टिस्ट कितने ज्यादा क्रूर होते हैं? रुद्र ने सवाल का जवाब देते हुए कहा, तो कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं बल्कि खूनी है। पर इससे पहले अभिराज और कुछ बोल पाता तभी प्रिया ने उन दोनों के बीच में आते हुए कहा, बहस मत करो, ये सब अतीत की बातें हैं, मैं इस बारे में कब की भूल गई। पर अभिराज ने उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, प्रिया मैं तुम्हारे लिए इंसाफ करना चाहता हूं, इस दरिंदे ने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा गलत किया है। क्या तुम भूल गए हम तीनों ने एक साथ मौत का सामना किया था? अब अतीत की बातें छोड़ो और एक दूसरे के साथ हाथ मिलाओ। इतने कहने के बाद प्रिया ने अपना हाथ आगे किया पर अभिराज और रुद्र में से कोई भी एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं था। पर तभी प्रिया ने उन दोनों के हाथ को अपने हाथ के ऊपर रखा और कहा, अब हम तीनों दोस्त हैं। एक ऐसा दोस्त ढूंढना जो जीवन भर साथ रहे बहुत ज्यादा मुश्किल है, पर एक ऐसा दोस्त ढूंढना जो आपकी मृत्यु में भी आपके साथ रहे नामुमकिन है। एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने के बाद उन तीनों ने अपना हाथ पीछे किया। तभी रुद्र बोला, चलो ठीक है, अब से हम तीनों के रास्ते अलग हैं। प्रिया और अभिराज चौंक गए, वे समझ नहीं पाए रुद्र ने ऐसा क्यों कहा। रुद्र बोला, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे वादे को पूरा नहीं कर पाऊंगा। इतना कहने के बाद रुद्र ने अभिराज की तरफ देखा और कहा, मुझे आशा है प्रिया को मून सिटी से बाहर छोड़ने में तू उसकी मदद करेगा। रुद्र, तुम आखिर कहाँ जाना चाहते हो? प्रिया को घबराहट महसूस हुई और उसने रुद्र से पूछ लिया, जिस पर रुद्र ने बिना किसी भाव के कहा, तीसरे स्तर में। रुद्र की बात सुनकर वे दोनों चौंक गए। क्या कहा तूने? तू तीसरे स्तर में जाना चाहता है? तू जानता भी है तीसरा स्तर कितना ज्यादा खतरनाक है? पहले तो हम उस जगह पर श्रेष्ठ से बचने के लिए जाने वाले थे, पर अब तू क्यों जाना चाहता है? अभिराज चिल्लाया। अभिराज की बात सुनकर रुद्र की आंखें क्रूरता से भर गई। मैं माली पर्वत पर सुनहरी रेत के लिए नहीं बल्कि माली पर्वत के तीसरी स्तर में जाने के लिए आया था। जब मैंने तुझे देखा उसी वक्त से मैं तेरा इस्तेमाल तीसरे स्तर में जाने के लिए करने वाला था। रुद्र की बात सुनकर अभिराज को गहरा सदमा लगा। अभिराज बोला, कमीने, तू मेरा भी इस्तेमाल करने वाला था क्या? तेरे लिए सभी इंसान चारा है जिनके ऊपर चढ़कर तू ऊंचाइयों तक जाएगा। हाँ हाँ हाँ, तुझे अच्छी तरह पता है शैतानी मार्शल आर्टिस्ट कैसे होते हैं। अगर मरना नहीं चाहता, यहां से चला जा और हाँ, आगे से मुझसे जितना दूर हो सके उतना दूर रहना। इतना कहने के बाद रुद्र उस जगह से जाने के लिए तीसरे स्तर की ओर मुंडा। अब आगे क्या होगा? रुद्र की बात सुनने के बाद क्या प्रिया कभी रुद्र पर भरोसा कर पाएगी? और क्या वे तीनों कभी दोबारा से आपस में मिल पाएंगे? नेक्स्ट पार्ट सुनने के लिए आप लोग हमारे चैनल पर बने रहे।